बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो नेक्स्ट डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो एक जो बड़ी ख़बर है वो जर्नलिस्ट हसनात मलिक साहब हैं, उन्होंने ये ख़बर दी है। उनका ये दावा है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, जिनको एक रुकनी कमीशन का हिस्सा बनाया था वफाकी हुकूमत ने और कादी फ़ाइज़ साहब ने मुलाकात की थी शहबाज शरीफ से, उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई थी। उन्होंने ये कहा कि माज़रत कर ली कि मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जजेस ने ख़त लिखा है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टैकल करे। अब मामला ये हुआ है कि जो हसनात मलिक साहब ने एक क्लेम किया वो बड़ी अहम बात है। उन्होंने कहा, जो ख़बर उन्होंने दी है वो ये कह रही है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने जो फुल कोर्ट की एक मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स मांगे थे जो उन्हें नहीं दिए गए। यानी अगर एक कमीशन बन रहा है तो उसका हक है ये जानना कि जो मीटिंग हुई है उसके अंदर क्या बातचीत हुई है, किसने क्या राय दी है, और क्या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं उनकी राय क्या है एक कमीशन बनाने के बारे में। तो जब उनको नहीं दी गई तो उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं माज़रत करता हूँ, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि शुरू में ही उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दी गई। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि इन मिनट्स को छुपाना क्या मकसूद था, या कोई नहीं चाहता था कि ये जो एक फुल कोर्ट की एक मीटिंग हुई है, तमाम जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, ये 14 जज साहिबान हैं, बेसिकली 2 ख़वातून जजेस हैं और जो 12 हैं वो मेल जजेस वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब हैं, दूसरे नंबर पे जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब हैं, तीसरे नंबर पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, फिर इसी तरह नीचे तमाम जजेस हैं। अब ये जो जजेस ने राय दी उस दिन जो वहाँ बातचीत हुई उसके मिनट्स शेयर नहीं किए गए ताकि ये पता ना चले कि यहाँ पे जजेस की एक्चुअली राय क्या है और किस जज की राय इस केस के बारे में क्या है। अब जब बनाया गया एक बेंच, जिसको लार्जर बेंच आप कहते हैं, और 7 जजेस को उसमें शामिल किया गया, बेसिकली 14 जजेस हैं, 7 को शामिल किया गया। होना तो ये चाहिए और ये डिमांड की जा रही है कि जो पूरा विजडम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उसको इस्तेमाल किया जाए और 14 के 14 जजेस बैठें और इस मामले को टैकल करें। ये 2 पेशियों का मामला है टोटल। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसाफ करना चाहे और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की शिकायत हैं उनका अजाला करना चाहे तो 2 या 3 पेशियां मैक्सिमम 3-4 दिन के अंदर अगर नीयत के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को हल करे तो पाकिस्तान में इस मामले को रिजॉल्व कर सकती है हमेशा के लिए। लेकिन अगर इसको लटकाना हो तो जितना मर्जी लटका दें, जितनी मर्जी तारीखें दें, जितना मर्जी लंबा इसको ले जाएं, इसको कोई और रुख देना चाहें तो वो भी दे दें, क्योंकि जो बेंच बनाया गया है उसके बारे में इस शुबे का इजहार किया जा रहा है कि ये मर्जी का बेंच बनाया गया है। और कादी फ़ाइज़ साहब कभी नहीं चाहेंगे कि, यानी फाज शहबाज ने जब रिपोर्ट किया तो उन्होंने कहा कि स्टैब का वर्ड यूज़ किया कि मेरी पीठ में खंजर घोंपा है, इस किस्म का शिकवा किया कादी फ़ाइज़ साहब ने मुबैना तौर पे। तो समझ आती है कि कादी साहब इस मामले में क्या चाहते हैं और वो अपनी इंटेंट शो कर चुके हैं, अपनी जो नीयत है वो शो कर चुके हैं कि जिनके खिलाफ शिकायत थी कादी साहब उन्हीं को ये मसला दे चुके हैं पहले ही, और वो ये फैसला कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब इस मसले को हल कर दें और वो कोई कमीशन बना दें और उसके ज़रिए से मसले को हल करें। हालांकि सब जानते हैं कि उसमें मसला हल नहीं होना था। वकला ने कहा, सब ने कहा, 300 वकीलों ने तो ख़त लिख दिया, बाकी लोग भी ख़त लिखने की तैयारी कर रहे थे। एक बहुत बड़ा प्रेशर है जो कादी फ़ाइज़ साहब के ऊपर आया, और फिर जब जो कमीशन है वही मुकर गया तो उसके बाद फिर उनको बनाना पड़ गया एक बेंच, और ये 7 रुकनी बेंच है। ये बेंच ये रहेगा नहीं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो मेरी चंद लोगों से बात हुई उसके मुताबिक ये बेंच ये नहीं रहेगा, इसको आप याद रखिएगा। इस बेंच के अंदर तब्दीलियां होंगी। उसकी वजह यह है कि जब वकला आएंगे और यहाँ पे बातचीत शुरू होगी, आर्गूमेंट होंगे, तो सबसे पहले बेंच के ऊपर भी एतराज़ उठाया जा सकता है। कादी फ़ाइज़ साहब खुद एक जानिबदारी साबित कर चुके हैं तो उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये डिमांड भी किया जाएगा कि 14 के 14 जजेस को फिर इसके अंदर शामिल किया जाए ताकि पूरे सुप्रीम कोर्ट की एक विजडम सामने आ जाए और पता चले कि एक्चुअली राय क्या होनी चाहिए अदलिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए। तमाम जजेस उसके ऊपर राय दें।
ये एक स्टेटमेंट है आजम नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून है उनकी जानिब से। उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी और 6 जजेस के ख़त पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अब सबसे ज़्यादा सियासत किसने की है इस मामले पे? आपको गुज़िश्ता साल मई याद है जब शारा दस्तूर पे पहुंच गए थे सियासी लीडरान PDM के, और उनकी उस वक्त हुकूमत भी थी वफाक में, और इन्होंने वहाँ पे जजेस के नाम ले लेके किस तरह की तौहीन की थी, किस तरह की हरकतें की थी। तो कौन जजेस को हमेशा लताड़ता रहा है? आज इन 6 जजेस के बारे में जिस तरह के ज़ूमानी जुमले बोले जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के सहाफ़ी और दानिश्वर जिस तरह के अल्फाज और अलकाबात इस्तेमाल कर रहे हैं इन 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के बारे में, हालांकि इन्होंने कुछ भी नहीं किया और कुछ भी नहीं कहा और कुछ कहना भी नहीं चाह रहे। ये तो सिर्फ ये शिकायत कर रहे हैं कि इनके ऊपर दबाव डाला जाता है जब ये फैसले करने लगते हैं। तो जो ज़बरदस्ती के फैसले लिए गए हैं गुज़िश्ता 1.5-2 साल में, और जिस तरह से लोअर जुडिशरी के ऊपर दबाव डाला गया, जिस तरह से हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर दबाव डाला गया, तो जो दबाव के नतीजे में जितने भी फैसले हुए हैं मेरे ख्याल में सारे के सारे रिवर्स होने चाहिए। अभी थोड़ा सा माहौल बदला है, और क्योंकि ये मामला खुलकर सामने आया है, 6 जजेस ने बड़ी बहादुरी और दिलेरी का सबूत दिया है, तो उसके बाद अब आप अदलिया के अंदर ये देखेंगे कि अदलिया उन गलतियों को सुधारेगी जो गलतियां गुज़िश्ता चंद महीनों में ख़ास तौर पे हुई हैं। उनमें जो बड़ी गलतियां हैं वो इमरान खान साहब को अजीबोगरीब भोंडे मुकदमात में सज़ा देने की गलतियां हैं। 4 केसेस में आपके सामने रख देता हूं जिन्होंने फौरी तौर पे उड़ जाना है और उनके पल्ले कख नहीं रहेगा। नंबर 1 केस जो फ़ौरन उड़ जाएगा, ये तोशाखाना का केस है। अभी तो इसमें सिर्फ सज़ा मुअत्तल हुई है। ईद के बाद जब ये केस बाकायदा मेरिट के ऊपर सुना जाएगा तो ये केस भी ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान साहब इसमें बाइज्जत बरी होंगे, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा केस जो है वो साइफर वाला मुकदमा है, जो उसकी दुर्गत बन गई है, उसका पोस्टमार्टम हो चुका है, वो भी फारिग हो जाएगा। तीसरा मुकदमा इद्दत में निकाह वाला है, और वो तो केस सिरे से है ही नहीं, वो तो सिर्फ गंद मारा था, और यानी बदकिस्मती से अदलिया के दामन पे ये दाग लगा है। वो तो सिर्फ गंद मारा गया इमरान खान साहब को डीफेम करने के लिए, उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन वो भी उल्टा हो गया, ज़्यादा लोग निकले, ज़्यादा ठप्पे लग गए। अब ये 3 केसेस तो उड़ जाएंगे। चौथा जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला है, उसके अंदर तो पैसा किसी ने निकाला ही नहीं। ट्रस्ट भी मौजूद है, पैसा भी मौजूद है, फंड भी मौजूद है, ज़मीन भी मौजूद है, तो करप्शन हुई कहाँ है? तो जहाँ करप्शन हुई नहीं वो केस तो बनता ही नहीं है। वो तो सबसे सादा और सिंपल केस है। और इमरान खान साहब ने खुद भी बताया कि जिन चंद केसेस के ऊपर उनको बहुत दुख हुआ, उनमें एक ज़िल्ले शाह का केस है कि वो उनका एक कारकुन था, उनको बड़ा दुख है उसकी मौत का, उसकी शहादत का। तो उन्होंने कहा वो मेरे पे डाल दिया, पहले उसके ऊपर बहुत टॉर्चर करके उसको मारा गया, फिर उसको मेरे पे डाल दिया गया उसका कत्ल। एक उनको उसका बहुत दुख है। दूसरा इमरान खान साहब को एक केस का दुख है जो उनके ऊपर करप्शन का केस बनाया गया, अलकादर वाला। उनके मुखालिफिन भी ये बात मानते हैं कि इमरान खान गलती कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये करप्ट नहीं है ये आदमी, और उनके मुखालिफिन ये बार बार कहते रहे हैं। तीसरा जो इद्दत में निकाह वाला केस बनाया, इसका इमरान खान साहब को बहुत ही बिलो द बेल्ट गया सारा सिस्टम, इमरान खान साहब को डीफेम करने के लिए, उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इन 3 केसेस के ऊपर उनको बड़ा अफसोस है। ये केसेस सारे उड़ जाएंगे और इनका कोई वजूद नहीं रहेगा आने वाले दिनों में, और ये मेरिट के ऊपर ख़त्म होंगे। बहुत सारे लोग छलांगे मारेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे कि फटाफट केस कैसे ख़त्म हो रहे हैं, ये कैसी अदलिया है जो दबाव में और केसेस ख़त्म कर रही है। तो बात यह है कि दबाव में डाल के जो गलत काम करवाए गए हैं, अब अदलिया ने अगर जुर्रत पैदा की है तो वो उस दबाव से निकलकर उन कामों को ठीक करेगी, और ये अदलिया की ही जिम्मेदारी है कि उन कामों को वापस ठीक करे, ताकि अदलिया की इज्जत बहाल हो और अदलिया अपनी स्पेस वापस ले जो अदलिया से छिन गई है, चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट्स हैं। यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे केसेस जहाँ अदालत में चलते थे वहाँ बहुत दबाव डाला जाता था, जजेस बहुत प्रेशर के अंदर काम कर रहे होते थे, लेकिन ज़्यादातर जजेस ने मुजाहरा किया जुर्रत का और हिम्मत का, और मुझे बाइज्जत बरी भी किया केसेस के अंदर। तो मैं तो हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा लोअर कोर्ट्स का, जिन्होंने मुझे पहले दिन, पाँचवें दिन, यानी जब भी केसेस चले उन्होंने मुझे इंसाफ दिया, जल्दी दिया, देर से दिया, लेकिन उन जजेस ने मुझे इंसाफ दिया नहायत प्रेशर के बावजूद। और ये ज़्यादातर जजेस ने इंसाफ दिया, बहुत कम जजेस हैं जो इंसाफ नहीं दे पाए, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, सबके ऊपर प्रेशर आते हैं। लेकिन अब अदलिया उस प्रेशर को अगर उतार रही है तो ये केसेस टिकेंगे नहीं। इमरान खान साहब फिर जल्द आपको बाहर दिखाई देंगे। हम्माद अजहर के केस के ऊपर बहुत सारे लोग नुक्ताचीनी कर रहे हैं कि कैसे 10 मिनट के अंदर 51 केसेस में उनको जमानत मिल गई। तो मैं ज़रा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये कानून का मामला है।
अब ये PMLN के कुछ सहाफ़ी हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं, कुछ दानिश्वर हैं, कुछ PMLN के अपने लोग हैं, ज़्यादातर वो ये सवाल उठा रहे हैं। तो मैं आपके लिए इसको सादा कर देता हूं कि उन्होंने सिर्फ ज़मानत हासिल की है पेशावर हाई कोर्ट से इस बात के लिए कि मैं जाकर अपने केसेस का सामना करना चाहता हूं लाहौर में, बस। यानी मेरे ऊपर ये 51 केसेस हैं। एक ही एप्लीकेशन दी कि जनाब मेरे ऊपर ये 51 केसेस बना दिए गए हैं, ये सारे सियासी नौइयत के केसेस हैं, मुझे आप यहाँ से ज़मानत दे दें ताकि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। मैं आपके सूबे से वापस पंजाब में जाऊँगा, वहाँ जाके अपने तमाम केसेस में अदालत के सामने सरेंडर करूँगा और उन मुकदमात का वहाँ पे सामना करूँगा। इसमें क्या गलत है? ये तो कई दहाइयों से हम सुन रहे हैं, हमेशा से अदालत से ये रिलीफ लिया जाता है। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस कैसे आए? वो तो मफरूर थे, उनके ऊपर केसेस थे, निज़ाम चल के उनके पास एयरपोर्ट गया, ये मिसाल किसी को याद नहीं है। नवाज शरीफ के बेटे दोनों मफरूर थे, वो वापस आए, कैसे आए? आपको याद है जब हुकूमत तब्दील हो रही थी, इमरान खान की हुकूमत को गिराया जा रहा था, तो पीपल्स पार्टी का एक MNA कत्ल के मुकदमे में मफरूर था और वो बैरून मुल्क से वापस आया, उसको पहले जमानत मिल गई थी, वो वापस आया और वापस आके फिर अदालत में बाद में पेश हुआ और आकर उसने वोट डाला इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद में। आपको याद होगा, अच्छी तरह याद होगा आपको। तो इसी तरह से हमाद अजहर ने अपनी जमानत करवाई है और ये जमानत मेरे ख्याल में 10 मिनट भी ज्यादा है, 2 मिनट में होनी चाहिए थी। कानून इसमें यही कहता है। इन लोगों को इस बात पे तो हैरत हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा से हमाद अजहर ने 51 केसेस में जमानत कैसे ली। इनको इस बात के ऊपर शर्म नहीं आ रही, इस बात के ऊपर इनको हैरत नहीं हो रही कि हमाद अजहर के ऊपर 51 केसेस ऊपर नीचे एक साथ बन कैसे गए। यानी हैरत नहीं हो रही इस बात के ऊपर कि सनम जावेद और आलिया हमजा जो हैं, उनका रिमांड लेकर पुलिस जो है उनको पेश करने जा रही है दूसरी अदालत के अंदर, वहां सरगोदा में, और जो केस बनाया गया वो मियांवाली में बनाया गया है जहां पे ये खवातीन गई ही नहीं। यानी वहां इनको शर्म नहीं आ रही, वहां इनको हैरत नहीं हो रही कि जनाब ये खवातीन है, इनके साथ क्या सलूक हो रहा है। लाहौर के अंदर वो मौजूद थी, लाहौर के उनके ऊपर दर्जनों मुकदमात डाले गए, उन मुकदमात से एक एक करके वो बेचारी जमानतें अपनी करवाती रही। आखिर में जब उनकी रिहाई हुई तो उनको मियांवाली के एक थाने को जलाने के मुकदमे के अंदर जो है उठा लिया गया। अब सरगोदा के अंदर एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर उनको पेश किया जाएगा, वहां पे दोबारा वकील उनका मुकदमा लड़ेंगे उनको आज़ाद करवाने के लिए। तो इस सिचुएशन के ऊपर किसी को हैरत नहीं हो रही। उन्हें यह हैरत नहीं हो रही कि एक औरत हजारों किलोमीटर का फासला या सैकड़ों किलोमीटर का फासला चंद घंटों में कैसे तय कर सकती है, और वो भी हर जगह पे जाकर वो आग लगा रही है, हर जगह पे जाके वो घेराव जलाव कर रही है, हर जगह पे जाके वो तोड़ फोड़ कर रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? लाहौर में सैकड़ों किलोमीटर का उसको ट्रैवल करवा दिया और अब उसको मियांवाली पहुंचा दिया जिसका फासला ही कम से कम लाहौर से 5 घंटे का है, और उस थाने में पहुंचाया जो आगे से 1.5 घंटा और जाना पड़ता है। यानी 6-7 घंटे का ट्रैवल करके उसने जाके वहां भी तबाही फैला दी इन औरतों ने, सनम जावेद ने और आलिया हमजा ने। तो निजाम कैसे काम कर रहा है इस पर किसी को हैरत नहीं हो रही, कोई दानिश्वर उस पर हैरान नहीं हो रहा, कोई उसके ऊपर जो है वो अपनी उंगली दांतों में नहीं दबा रहा, किसी को परेशानी नहीं है इस बात के ऊपर। हैरत इस बात पे हो रही है कि जमानत कैसे हो गई। भाई जमानत का कानून मौजूद है, कानून के मुताबिक जमानत हुई, तब तो ये हैरान नहीं हुए जब पूरा का पूरा निजाम चलकर एयरपोर्ट चला गया मियां साहब को इंसाफ देने के लिए कि मियां साहब इतने अंगूठा ला दियो, और मियां साहब को एयरपोर्ट से फारिग करके लाहौर भिजवा दिया। तब तो इनको हैरत नहीं हुई। जब नवाज शरीफ के बेटे जो है वो वापस पाकिस्तान दंदनाते हुए आए और लंबी मफरूरी काटने के बाद, इनको तब हैरत नहीं हुई जब इसहाक डार मफरूर थे और सेनेटर बन गए, मफरूर थे और मिनिस्टर बन गए, और मिनिस्टर की हैसियत से पाकिस्तान वापस लाए गए, और फिर उन्होंने इकॉनमी का बेड़ा ही गर्क कर दिया। इकॉनमी का ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि ख्वाजा आसिफ ने दोबारा अनाउंस किया कि हम दिवालिया हो चुके हैं, लोगों को कोई रिलीफ नहीं दे सकते, कोई रिलीफ हम पाकिस्तानियों को नहीं दे सकते, हम दिवालिया हो चुके हैं। अब 2 चीजें आपने याद रखनी, एक तो रिपोर्ट है वो मैं आपको पढ़ के कल सुनाऊंगा नेक्स्ट वीलॉग में, बल्कि आज ही आपको दूंगा मैं दोपहर के बाद। आपको मैं बताऊंगा कि इकॉनमी के साथ इन्होंने क्या किया है और आलमी रिपोर्टें अब उसके बारे में क्या कह रही हैं। ये रिपोर्टें मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप ज़रा ये देख लें कि जमात इस्लामी और JUIF ये ऐलान कर चुके हैं ईद के बाद तहरीक चलाने का कि ये फार्म 47 पे बनने वाली हुकूमत को हम नहीं मानते। ये दोनों धांधली के खिलाफ निकलने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही ऐलान कर चुकी है। ये 3 बड़ी जमातें हो गई हैं। इसके अलावा इंटीरियर सिंध यानी अंदरून सिंध की और बलूचिस्तान की जो कौम परस्त जमातें हैं वो भी इस बात के ऊपर पूरी तरह से कमिटेड है कि जो धांधली हुई है और जिस नौइयत की धांधली हुई है उसके खिलाफ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पंजाब में तहरीक लब्बैक रह गई है, अगर उनको भी समझ आए और वो इस मौके पर खड़े हो जाएं तो ये बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल मूव बन जाएगी।
और इस पॉलिटिकल मूव के नतीजे में हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। अब हुकूमत ने किया क्या है, देखें, इसके ऊपर ज़रा गौर करें। एक तो तसद्दुक जिलानी साहब के इनकार के बाद बहुत सुबकी हुई, बहुत परेशानी बढ़ गई। दूसरा, वकला का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था। हुकूमत नहीं चाहती कि अगर कोई तहरीक ईद के बाद शुरू होने जा रही है तो उसमें वकला और सिविल सोसाइटी और मीडिया शामिल हो जाए। अगर वो किसी तहरीक के अंदर वकला, सिविल सोसाइटी और मीडिया शामिल हो जाएं तो उसकी ताकत दुगने से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन उसको रोकने के लिए जो तरीकाकार इख्तियार किया कि एक लार्जर बेंच बन गया, उस लार्जर बेंच के ऊपर भी लोग नहीं मानेंगे, वकला नहीं मानेंगे और मुतालबा किया जाएगा कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और तमाम जजेज एक मुश्तरका विजडम के साथ फैसला करें कि जजेस के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई उनका अजाला कैसे हो सकता है और किस तरीके से जजेस आज़ादी और खुद मुख्तारी के साथ काम कर सकते हैं। ये तो है बात कि वो निमटने की कोशिश कर रहे हैं जिन मामलात से, वो मज़ीद गंभीर होते चले जा रहे हैं। तो ईद के बाद की सियासत ज़्यादा अग्रेसिव होगी। इमरान खान साहब ने मुलाकात की अली अमीन गंडापुर से, उन्होंने बताया कि किस नौयत का एहतजाज चल रहा है। इमरान खान साहब का सारा फोकस इस बात पे है कि उनका चोरी हुआ मैंडेट उनको वापस मिल जाए। अभी उनको अपने केसेस की कोई परवाह नहीं है, अपनी आज़ादी की कोई परवाह नहीं है। ज़्यादा परवाह उन्हें इस बात की है कि जो मैंडेट उनका छीना गया है वो उनको वापस मिल जाए और वो किसी डील के नतीजे में बाहर आना भी नहीं चाहते। साफ बात उनकी ये है। मोहसिन नकवी और पंजाब हुकूमत के अंदर ठनी हुई है और मामला ये है कि IG इस्लामाबाद के लिए रस्साकशी हो रही है। इन्होंने लगा दिया था अली नासर रिजवी को IG पंजाब। पंजाब हुकूमत ने कहा हमने उसको छोड़ देनी, हमने देना ही नहीं। उधर इस्लामाबाद में 3 सीनियर ऑफिसर थे जो अली नासर रिजवी से सीनियर थे, उन्होंने भी छुट्टी ले ली। उन्होंने कहा जी हमने इनके नीचे काम ही नहीं करना। तो मोहसिन नकवी की और मुस्लिम लीग नून की हल्की हल्की खिटपिट चल रही है। ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा, लेकिन मोहसिन नकवी इस मामले में जीत जाएगा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी सूरत भी जो है वो अपनी पॉलिसी को तर्क नहीं करेंगे और वो उसी तरह चलेंगे जैसे वो चलते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बहरहाल नाराज़ रहेंगे। जैसा कि मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला लगाया गया, नवाज शरीफ नाराज़। इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना नहीं लगाया गया, नवाज शरीफ नाराज़। औरंगज़ेब को लगा दिया गया, नवाज शरीफ नाराज़। इलेक्शन हार गए मियां साहब फिर नाराज़। मियां साहब के जितने ख़ास बंदे थे वो इलेक्शन हार गए, मियां नवाज शरीफ साहब फिर नाराज़ हो गए। वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया मियां साहब को, रास्ता रोक दिया उसका, वो फिर नाराज़ हो गए। सादा अक्सरियत क्यों नहीं मिली मियां साहब को, मियां साहब फिर नाराज़ हो गए। पेट्रोल महंगा हो गया, PMLN कहती है मियां साहब नाराज़ हो गए। गैस महंगी हो गई, मियां साहब फिर नाराज़ हो गए। बिजली महंगी हो गई, मियां साहब फिर नाराज़ हो गए। महंगाई में इजाफा हो गया, मियां साहब फिर, यानी ये बंदा बाहर से नाराज़ होने आया। मियां साहब रुस के ही बैठे हुए हैं जब से आए। मसला सिर्फ इतना है कि मियां साहब से पाकिस्तानी नाराज़ हो गए हैं और पाकिस्तानियों की नाराज़गी अब किसी सूरत दूर नहीं हो रही। मियां साहब को हार तस्लीम करनी चाहिए, हुकूमत इमरान खान के हवाले करनी चाहिए, उनकी सीटें उनको वापस करनी चाहिए और इज्जत के साथ अपनी सियासत के इख्तिताम की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। ₹3.25 बिजली की कीमत मजीद बढ़ा दी है इन्होंने और कितना बोझ डाला कौम पे, अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।